नमस्कार। आज की बातचीत का जो विषय है वह दलित साहित्य का उत्तरार्ध अर्थात दलित साहित्य से आजीवक साहित्य तक की यात्रा पर आधारित रहेगी। इसमें सर से हम पहला सवाल करते हैं, दलित साहित्य और चिंतन की खत्म होने की जब तक घोषणाएं होती रहती हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कई बार इस तरह की घोषणाएं हुई कि दलित साहित्य और चिंतन अब खत्म हो चुका है, कुछ ही दिन का मेहमान है। कई बार इस तरह की घोषणाएं हुई हैं, लेकिन देखा जाए तो दलित समाज जब तक अस्तित्व में है तब तक उसकी भाषा, चिंतन, साहित्य, कला, इतिहास, परंपरा ये कुछ भी खत्म होने वाले नहीं। धर्म दर्शन भी जो है उसके बचे रहने वाले हैं। जब कौम अस्तित्व में है तो उसकी कौम के साथ जो बुनियादी चीजें हैं वह भी अस्तित्व में रहने वाली हैं। तो इस तरह की घोषणाओं का कोई मतलब नहीं है। कभी कभी मुझे लगता है कि ये जो है दलित साहित्य और उससे जुड़ी हुई लोगों को हतोत्साहित करने के लिए इस तरह की जो है बेसिर पैर की घोषणाएं की जाती है। सर, दलित चिंतन और साहित्य ने अपनी स्वतंत्र प्रतिष्ठा के लिए लगभग 3 दशक तक संघर्ष किए हैं। इसमें डॉक्टर धर्मवीर का योगदान सर्वोपरि है। इस पर आपका क्या नजरिया है? डॉक्टर धर्मवीर ही पहले चिंतक हैं जो स्वतंत्र मौलिक चिंतक हैं, साहित्यकार हैं। उन्होंने दलित चिंतन के इतिहास को खोजा, दलितों की मूल ऐतिहासिक परंपरा को खोजा। दलित चिंतन के पहले तो उन्होंने संकट की पहचान की, दलित चिंतन का संकट क्या है, फिर उस संकट को दूर करते हुए दलित चिंतन के इतिहास को लिखा और उसकी परंपरा को हमारे सामने रेखांकित किया गया। इस तरह तो दलित चिंतन की खोज में, दलित चिंतन के स्वतंत्र और मौलिक चिंतन के रूप में विकसित करने में, यानी ऐतिहासिक चिंतन के रूप में विकसित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। स्वयं वो साहित्य भी उन्होंने लिखा है। चिंतन के क्षेत्र में तो उनका योगदान है ही, साहित्य भी उन्होंने प्रभुत मात्रा में लिखी और उन्होंने रचनात्मक साहित्य और आलोचना साहित्य दोनों में अभूतपूर्व योगदान है। तो उनके योगदान से दलित साहित्य को एक नई प्रतिष्ठा, नई पहचान मिली। सर, दलित आलोचना पर भी डॉक्टर धर्मवीर का योगदान शानदार रहा है। कुछ हीनताग्रस्त दलित लेखक जो दिग्गजों के प्रभाव में थे, जिसमें जयप्रकाश करदम और कमल भारती, जो डॉक्टर धर्मवीर का फासिस्ट चिंतन नाम से एक तरह की गाली की किताब है, के द्वारा उनको नकारते हैं, उनको काटते हैं। डॉक्टर धर्मवीर से ही दलित चिंतन और लेखन का क ख ग सीखने वाले डॉक्टर दिनेश राम ने भी उनकी मौलिक चिंतन को नकारा है। इस पर आपका क्या नजरिया है? देखिए, डॉक्टर जयप्रकाश करदम तो जब तक बोलते रहते हैं। कुछ वीडियो उनके आए जो है उसमें फेसबुक, उसमें यूट्यूब में आए जो है, उसमें उन्होंने कहा कि मैं उन्हें, डॉक्टर धर्मवीर को मौलिक, उन्हें आलोचक मानता ही नहीं। इस तरह की बातें हैं कि मैं उन्हें आलोचक ही नहीं मानता हूँ। और उन्होंने कबीर पर जो आलोचनाएं की, आप जानते हैं कि बहुत बुनियादी आलोचनाएं हैं। उसके कारण जो कबीर विषयक जो आलोचना प्रक्रिया है, कबीर संबंधी जो आलोचना प्रक्रिया है, उसमें बहुत फर्क पड़ा है। तो उनकी आलोचक व्यक्तित्व को स्वीकार नहीं करते हुए तो ऐसे लगता है जैसे हिंसा कुंठा से ग्रसित लोग हैं। इनकी कोई दलित साहित्य और चिंतन में, आलोचना में कोई पहचान तो बन नहीं पाई है। इनके पास कोई स्वतंत्र मौलिक ऐतिहासिक चिंतन नहीं है। डॉक्टर धर्मवीर ही जो है सबसे मौलिक, स्वतंत्र और ऐतिहासिक चिंतक है। तो स्वतंत्र और मौलिक चिंतक डॉक्टर धर्मवीर ही है, उन्हीं की पहचान बनी है। इनकी कोई पहचान नहीं बनी तो हिंसा कुंठा से ग्रसित होकर के ये जब तक उन पर हमले करते रहते हैं कि वह जो है आलोचक नहीं है। वो कबीर पर जो आलोचनाएं की हैं वह एक तरह से वो दूसरों के टेक्स्ट पर आधारित आलोचनाएं की हैं, वो बुक रिव्यू जैसे हैं, वो स्वतंत्र या मौलिक आलोचनाएं नहीं है। जबकि वो है स्वतंत्र और मौलिक आलोचनाएं, और कबीर विषय का आलोचनाओं को ही नहीं प्रभावित किया है बल्कि हिंदी आलोचना के कैनन्स को प्रभावित किया है, उसके मान और मूल्य को प्रभावित किया है। दूसरे जो है कमल भारती हैं। कमल भारती भी इसी तरह के हैं। जो है कमल भारती पर उन्होंने एक लेख लिखा था बहुत पहले, कमल भारती की चपल चालाकी, और उसमें उन्होंने उजागर किया था कि इनके पास कोई मौलिक दृष्टि नहीं है, चिंतन की कोई मौलिक दृष्टि नहीं है। और इधर उधर जो है जो गोष्ठियों में जाते हैं और लोग दलित चिंतन पर, साहित्य पर जो आक्षेप लगाते हैं, गलत आरोप लगाते हैं, उन्हीं आक्षेपों आरोपों को लेकर के जो है प्रतिक्रियावादी चीजें लिख देते हैं। कोई मौलिकता नहीं है उनमें।
तो इससे जो है वो प्रभावित होकर नाराज होकर के जो है डॉक्टर धर्मवीर पर एक पुस्तक लिखी, डॉक्टर धर्मवीर का फासिस्ट चिंतन। अब वो कहाँ फासिस्ट है भाई, दलित चिंतन ही पूरा जो है वह एक तरह से लोकतांत्रिक चिंतन है, मानवीय और लोकतांत्रिक ढांचे का चिंतन है, वो फासिस्ट हो ही नहीं सकते। ये दूसरे की शब्दावली उन पर आरोपित किया। इसी तरह डॉक्टर दिनेश राम जो उनके संसर्ग में रह करके चिंतन और साहित्य के काखागा को सीखा जो है, और उन्हीं के प्रति कृतज्ञ हो गया। उनके प्रति जहाँ कृतज्ञता भाव प्रकट करना चाहिए वो पूरी तरह कृतज्ञता दिखाने पर उतारू हो गए, कृतज्ञता दिखाया जो है। और कहा कि नहीं, उन्होंने तो कोई चिंतन में कोई मौलिक काम नहीं किया है, उन्होंने केवल जो है मैंने चिंतन के क्षेत्र में कोई इन्वेंशन नहीं किया, मैंने कोई नई चीज लेके नहीं आए, कोई नई जमीन नहीं तोड़ी है, बल्कि उन्होंने केवल डिस्कवर किया है दलितों की परंपरा को। तो डिस्कवर करने वाला भी तो चाहिए। मैं मानता हूं कि उन्होंने डिस्कवर किया, और डिस्कवर ही नहीं किया है, दलित चिंतन की ऐतिहासिकता को रिकॉन्स्ट्रक्ट किया है। और दलित चिंतन में जो एक तरह से तारतम्य, एक तरह से क्रमबद्धता और अखंडता की कमी थी, उसकी भी पूर्ति किया है उन्होंने। और नई व्याख्याएं दी हैं, पहले वो व्यक्ति हैं कि वो आजीवक परंपरा को डिस्कवर करते हैं, और डिस्कवर नहीं करते हैं बल्कि आजीवक परंपरा, फिर संत आंदोलन है, फिर आदि धर्मी आंदोलन है, फिर इधर जो है उनके अपने समय की जो परिस्थितियां हैं, ये सारी परिस्थितियों की चिंतन को जो है उन्होंने बहुत बुनियादी रूप से जो है उसे रेखांकित किया, और रेखांकित नहीं किया बल्कि उसका पुनर्निर्माण किया गया। इसलिए उनकी चिंतन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, आलोचना के क्षेत्र में उनका बहुत मौलिक योगदान है, जो। तो ये चीजें हैं सर। आज दलित साहित्य आजीवक साहित्य में परिणत हो गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, दलित साहित्य शुरू में आया तो उस पर भाषा, सौंदर्य और कला को लेकर के तमाम प्रश्न उठाए गए थे, और उसका जवाब दिया था दलित साहित्य ने। हिंदी साहित्य के जो है साहित्यकारों को दलित साहित्यकार के रूप में स्थापित किया जा रहा था, और जिससे कि दलित साहित्य को पृष्ठभूमि में ले जाया जा सके, तो उन जो है साहित्यकारों जैसे प्रेमचंद, निराला और नागार्जुन की भी आलोचना की थी, और बड़ी जो है प्रामाणिक और तीखी आलोचना की थी। इसके साथ साथ जो है दलित साहित्य में शुरू में देखें तो एक आक्रोश तो बहुत रचनात्मक रूप से आ रहा है। निश्चित है, जो व्यवस्था के दलित गुलाम रहे हैं, उस व्यवस्था के प्रति आक्रोश, गुस्सा होना स्वाभाविक है। लेकिन इसके साथ साथ जो है कहीं करुणा का बड़ा प्रदर्शन दिखता है, दया का प्रदर्शन दिखता है। तो ये चीजें ऐसे लगता है जैसे सहानुभूति पाने वाली दृष्टि, सहानुभूति पाने की आकांक्षा से ऐसी चीजें आई हैं। तो और साथ ही साथ जो है बहुत कुछ चीजें हैं जो दो मृतकों पर जो है चीजें आ रही हैं, और थोड़ा नकारात्मक चिंतन जैसी चीजें आ रही हैं, और ये नकारात्मक इस हद तक बढ़ जाती है जिसे डॉक्टर धर्मवीर ने कहा ये अभिशप्त चिंतन। तो शुरू का जो चिंतन है वो आक्रोश आदि रचनात्मक आक्रोश को छोड़ दिया जाए तो बाकी चीजें बहुत नकारात्मक हैं, और उन्हें डॉक्टर धर्मवीर ने अभिशप्त चिंतन कहा, और कहा कि अभिशप्त चिंतन का मतलब होता है जो ब्राह्मण संदर्भों से भरपूर या ग्रसित चिंतन जो है। तो उन्होंने कहा ब्राह्मण संदर्भों से जो ग्रसित और रूढ़ चिंतन है, इसे जो है एक स्वतंत्र और मौलिक दलित साहित्य नहीं लिखा जा सकता। तो इसके लिए जरूरी है कि दलित चिंतन के स्वतंत्र और मौलिक और ऐतिहासिक होने के लिए जरूरी है कि वह इस अभिशप्त चिंतन से मुक्त हो, और उन्होंने मुक्त भी किया अपनी चिंतन प्रक्रिया में, अपने सृजन प्रक्रिया में उन्होंने मुक्त किया दलित चिंतन को। और इस तरह जो है उन्होंने कहा कि इस तरह स्वतंत्र चिंतन आना चाहिए। तो शुरुआती जो दलित साहित्य है उसमें अच्छी चीजें भी हैं, लेकिन ज्यादातर नकारात्मक चीजें हैं, जिसमें उसका समय ऊर्जा बहुत खराब हुआ है। डॉक्टर धर्मवीर नहीं चाह रहे थे, डॉक्टर धर्मवीर चाह रहे थे कि दलित चिंतन एक स्वतंत्र मौलिक चिंतन के रूप में ही विकसित हो, और इस रूप में तभी विकसित होगा जब वो रणनीतिक चिंतन होगा। तो इसके लिए उन्होंने दलित चिंतन की ऐतिहासिकता को भी तय किया कि आखिरकार दलितों का इतिहास कहाँ है। उन्होंने बताया कि दलितों का इतिहास 4 चौकड़ियों के भीतर नहीं है। पहली चौकड़ी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शोध, दूसरी यवन शक कुषाण हो, तीसरी अरब तुर्क मुगल पठान, और चौथी पुर्तगाली डच अंग्रेज फ्रांसीसी। उन्होंने कहा 4 चौकड़ियों के भीतर दलितों का इतिहास नहीं है, दलितों का इतिहास स्वतंत्र रूप से है, और दलितों की स्वतंत्र इतिहास को उन्होंने आजीवक चिंतन के रूप में खोजा। आजीवक चिंतन के साथ दलित चिंतन के इतिहास अपनी पूर्णता को प्राप्त होता है। तो इस तरह जो है उन्होंने दलित चिंतन और साहित्य के क्षेत्र में बहुत स्वतंत्र और मौलिक योगदान किया,
और दलित साहित्य इस तरह आज जो है, आज दलित साहित्य से वो आजीवक साहित्य के रूप में परिणत हो गया है। इसके पहले दलित साहित्य को कुछ लोग कह रहे थे अम्बेडकरी साहित्य या अम्बेडकरवादी साहित्य, कुछ लोग बहुजन बुद्ध साहित्य से भी जोड़ दे रहे थे सर। रखने के पक्ष में थे। शुरू में तो मराठी में देखेंगे तो दलित साहित्य के केंद्र में बुद्ध के दर्शन को मान के चल रहे थे। बाद में उन्होंने तय किया कि नहीं, बुद्ध नहीं, अम्बेडकर जो है दलित साहित्य और चिंतन के केंद्र में हैं। तो ये चीजें आई तो बहुत से नामों के आए, लेकिन ये नाम जो ऊपर से थोपे गए प्रतीत होते हैं। डॉक्टर धरवीर ने जो है, जो एक दलितों की मूल ऐतिहासिक परंपरा, आजीवक परंपरा के रूप में खोजा, उस आजीवक परंपरा जो है दलित साहित्य के नाम को सार्थक करता है। तो दलित साहित्य आज जो है आजीवक साहित्य के रूप में परिणत हो गया है। जी सर, आप लंबे समय से अध्यापन से जुड़े रहे हैं। उस अध्यापन में आपने बहुत सारी चीज़ों को समझा है, जाना है, चिंतन मनन किया है। तो आने वाले युवा साहित्यकारों से आपकी क्या अपील है? युवा साहित्यकारों से यह है कि देखिए, दलित चिंतन का एक स्वतंत्र मौलिक इतिहास हमारे सामने आ गया है। दलितों की परंपरा भी बहुत कुछ रेखांकित हो गई है डॉक्टर धरवीर के अथक प्रयत्नों से। तो ये जरूरी है, जो नया चिंतन आया है, यानी देखिए, तो ये नए चिंतन के अनुसार सृजन के लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए। हमारी युवा पीढ़ी को इस स्वतंत्र मौलिक चिंतन के, इस स्वतंत्र मौलिक और रणनीतिक चिंतन के आधार पर सृजन से जुड़ना चाहिए, सृजन के क्षेत्र में उतरना चाहिए। ये अब ये रास्ता बहुत आसान हो गया है। डॉक्टर धरवीर ने एक महासंग्राम रचा, जो है महासंग्राम लड़ा जो है, और उस महासंग्राम के तहत दलित चिंतन और साहित्य की स्वतंत्रता स्थापित हुई इस महासंग्राम से जो है। तो एक तरह से रास्ता उन्होंने साफ कर दिया जो है। तो इसके क्षेत्र में उतरना चाहिए जो है, और इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि वह खुद भी जो है, डॉक्टर धरवीर ने तो ये दलित चिंतन के इतिहास को लिखा और उसके मौलिक परंपरा को खोजा आजीवक परंपरा के रूप में। ये चीजें आ गई हैं, उसका वो अध्ययन करे। अध्ययन के साथ साथ खुद भी जो है दलितों के ऐतिहासिक परंपरा को खोजे, क्योंकि अभी जो है डॉक्टर धरवीर ने तो बहुत कुछ माने आज से लेकर के आजीवक परंपरा तक उन्होंने खोजा। आजीवक परंपरा सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ती है। तो बुद्ध के समय तक तो उन्होंने, यानी मक्खल गोसाल के समय तक उन्होंने दलितों की चिंतन परंपरा को खोज लिया है। उसके पहले भी देखे मक्खल गोसाल के, और पहले जो मक्खल गोसाल से लेकर के सिंधु घाटी सभ्यता के बीच का जो समय अवधि है, बीच का जो कालखंड है, उसमें शिव आते हैं। शिव को भी जो है, शिव देखा जाए तो भारत के मूल निवासियों के महापुरुष हैं, और उनका जिस तरह पौराणीकरण, मिथकीकरण हुआ है, उसके लिए जो है पूरी किसी व्यक्ति को बहुत जागरूक और बौद्धिक व्यक्तित्व को उसे पूरा जीवन देना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, तब उस महापुरुष और उसके चिंतन के मूल को जो है खोज करके सामने लाना पड़ेगा, उजागर करना पढ़ेगा। तो इस दिशा में भी काम करने की जरूरत है। इसके बाद सैंधव लिपि को पढ़े जाने की भी जरूरत है। देशी विदेशी विद्वान उसे पढ़ने की कोशिश किए हैं, लेकिन मुझे लगता है मन लगा के कोशिश नहीं किए हैं। वह भी हमारे सामने चुनौती है। तो नई युवा पीढ़ी को जो है इस आजीवक चिंतन, जो एक स्वतंत्र मौलिक चिंतन है, रणनीतिक चिंतन है, यह चिंतन जो है एक जो है मुकम्मल जो है दलित कौम का, यानी आजीवक कौम का मुकम्मल चिंतन है। इस चिंतन, जब ये चिंतन आया तो एक तरह से दलित जो है एक तरह से दास्ता का प्रतीक है। जो है दलित जो है एक तरह से गुलामी का चिंतन है, आजीवक चिंतन एक तरह से स्वतंत्रता का चिंतन है। तो आज की युवा पीढ़ी को इस स्वतंत्रता के चिंतन के आधार पर दलित साहित्य के सृजन की दिशा में अग्रसर होना चाहिए जो है, और इस तरह वो दलित साहित्य जो है अपनी स्वतंत्र जमीन पर, अपनी मौलिक जमीन पर जो है वह खड़ा होने की स्थिति में होगा, और पूरी प्रकाशता को, पूरी जो प्रकाशता को पूरे वजूद के साथ वो प्रतिष्ठित होगा जो। तो एक तरह से दलित साहित्य जो अब आजीवक साहित्य में, दलित चिंतन जो अब आजीवक चिंतन में परिणत हो गया है, उसका भविष्य बहुत स्वर्णिम है, बहुत आसान्वित करने वाला है।